Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to discuss about the second lecture of electricity for the railway, bank and SSC students. तो साथियों अब ये हम वैद्युतिकी का दूसरा लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे ओम का नियम क्या होता है, वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ, ओमिक एंड नॉन ओमिक ग्राफ and after that we will discuss some properties related to this. तो साथियों देखिएगा ओम का नियम यानी वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है। ओम का नियम, ओम्स लॉ। तो ओम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब और आयतन इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ध्यान दीजिएगा भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं फिजिकल वर्ल्ड में, ताप, दाब, आयतन। ओके, तो इसमें जो विभव होता है वो प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। किसी चालक में उत्पन्न विभव या विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इफ ऑल द फिजिकल स्टेट लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर रिमेन्स कांस्टेंट एट दैट सिचुएशन, the potential or potential difference is directly proportional to the current whatever be flowing in the circuit, यानी V proportional I होगा। ठीक है ना, जब फिजिकल स्टेट सभी कांस्टेंट है, when all the physical state remains constant, सभी भौतिक अवस्थाएं क्या हो, नियत। तो V इक्वल टू R इंटू आई। R क्या है, एक कांस्टेंट है जिसे नियतांक बोलते हैं। ठीक है ना, और इसी को हम वैद्युत प्रतिरोध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इसी कांस्टेंट को ही रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो देखिएगा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R इक्वल टू V अपॉन I। ठीक है ना, ये हो जाएगा वैद्युत प्रतिरोध। तो साधारणतः हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी चालक में उत्पन्न विभवांतर और प्रवाहित धारा का अनुपात नियतांक होता है जिसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। द रेशियो ऑफ प्रोड्यूस्ड पोटेंशियल एंड फ्लोइंग करंट इज रिमेन्स कांस्टेंट एंड दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। या साधारण शब्दों में आप कह सकते हैं विभवांतर और धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ओके, तो देखिए कि रेजिस्टेंस जो आया वो R इक्वल टू V अपॉन I ये आया। इससे अगर हम इसके यूनिट देखें मात्रक तो ये हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर, या इसी को बोलते हैं ओम, और ये इसका संकेत होता है ओम का। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा वोल्ट बटे एम्पियर, या इसी को साइंटिस्ट ओम ने बताया था इसलिए उनके नाम के अकॉर्डिंग ओम रखा गया और इसका संकेत ये है ओम। तो अब देखते हैं 1 ओम क्या होगा। तो देखिएगा R की वैल्यू है 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। 1 अपॉन 1 होगा तभी 1 वोल्ट अपॉन एम्पियर। और ध्यान रखिएगा ये वोल्ट पर एम्पियर जो है 1 ओम के इक्वल है। तो ध्यान दीजिएगा वोल्ट अपॉन एम्पियर 1 ओम बन जाएगा। यानी यदि किसी चालक में 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो, कब, जब 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, यानी किसी भी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने से 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो तो उसका वैद्युत प्रतिरोध 1 ओम होगा। यदि इफ 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन अ सर्किट एंड पोटेंशियल प्रोड्यूस इज 1 वोल्ट, दैट्स रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम, तो उसका प्रतिरोध 1 ओम होगा। ये है 1 ओम की डेफिनेशन। ठीक है ना, तो अब देखिएगा इसी से हम डिस्कस करते हैं कि ओम का नियम से ओम्स लॉ जो बताया गया इसके अकॉर्डिंग जो स्प्लिट किया गया 2 तरह के बन जाएंगे सर्किट, ओमिक एंड नॉन ओमिक। ओमी और अनओमी, ये है ओमी और ये
ओमी, यानी जो ओम के नियम का पालन करते हैं वो ओमी परिपथ होते हैं, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करते वो अनओमी परिपथ होते हैं। Those circuit which hold goods or follows the Ohm's law called ohmic circuit, and those circuit which doesn't follow the Ohm's law or which doesn't hold goods for the Ohm's law called non-ohmic circuit। और ohmic के लिए ये V और I का जो कर्व होगा वो स्ट्रेट होगा, इट मीन्स V अपॉन I इक्वल टू R इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसके लिए जो होगा V और I का जो रेशियो होगा कांस्टेंट नहीं होगा, V अपॉन I कैन नॉट बी इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, तो ये अनओमी होगा, नॉन ओमिक सर्किट होगा, ठीक है ना। अब इसी में से हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि सिंबल क्या क्या होते हैं, संकेत, नेम ऑफ डिवाइस एंड सिंबल, संकेत। देखिएगा ये सेल है, अगर सेल को हम एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव टर्मिनल से शो किया जाता है, और अगर यही बैटरी होती तो बैटरी के लिए कई सेलों का कॉम्बिनेशन बन जाता, ये इस तरीके से मोर देन वन। ओके, तो इस तरीके से ये बैटरी बन जाती है। की कुंजी जो है इस तरीके की होती है, तो इसको आप कह सकते हैं ओपन की, और अगर इसको क्लोज्ड की कहें तो डॉट इसमें लगी होगी इस तरीके से, ठीक है ना। एमीटर जो होता है इस तरीके से होता है, वोल्ट मीटर जो होता है ये होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस जो होता है इसको हमने इस संकेत से डिनोट किया है, ठीक है। और रिहोस्टेट जो होता है ये इस तरीके से डिनोट किया जाता है, RH रिहोस्टेट है, ठीक है ना। इसी तरीके से आगे हम क्रॉस्ड वायर लिखेंगे, तो ये इस तरीके से होंगे, ठीक है। इस तरीके से एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। अनक्रॉस्ड अगर होंगे तो ये इस तरीके से होंगे, एक दूसरे को काटेंगे नहीं, प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे। तो इस तरीके से इसके सारे सिंबल हैं जो सर्किट में यूज होंगे। इलेक्ट्रिक बल्ब को अगर यूज करेंगे कहीं पर तो हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये, ठीक है ना। तो ऐसी सारी डिवाइसेस हैं जिनका यूज करेंगे। अब देखते हैं कि वैद्युत प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। फैक्टर ऑन विच इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस डिपेंड। तो देखिएगा जो आर की निर्भरता, तो आर डायरेक्ट, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई कंडक्टर है, चालक है, लेंथ L है और इसका एरिया A है, ठीक है ना। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, यानी लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी हम दोनों को एक साथ लिखें तो R प्रोपोर्शनल L बाई A या R इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। अब ये रो क्या है? रो को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध और रजिस्टिविटी। रो है जिसे हम प्रतिरोधकता बोलते हैं और इसी प्रतिरोधकता को हम विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके हिसाब से आपकी रजिस्टिविटी पदार्थ का गुण है, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो रो इक्वल टू, देखिएगा R इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A, तो रो इक्वल टू R A अपॉन L हो जाएगा। अब इसके हिसाब से इसका यूनिट हो जाएगा, देखिएगा R का यूनिट था ओम,
ये है मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो ये बन जाएगा ओम इंटू मीटर, या आप ऐसे लिख सकते हैं ओम मीटर, ठीक है ना। तो ये इसका मात्रक हो जाएगा प्रतिरोधकता का। और ध्यान रखिएगा प्रतिरोधकता पदार्थ का गुण है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ओके, विच डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल, यानी पदार्थ के गुण पर निर्भर करता है। यानी यहाँ पर किसी भी चालक तार की लंबाई या क्षेत्रफल बदल दें तो प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब तक पदार्थ नहीं बदलेगा तब तक प्रतिरोधकता नहीं बदलेगी, क्योंकि ये पदार्थ का गुण है। जैसे लोहे का तार है, देखिए ये जो वायर है मान लेते हैं कि आयरन का है, तो इसको हम खींच करके ये लंबा कर दिया, तो वायर किसका रहा है, आयरन का था, तो आयरन ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसकी रेजिस्टिविटी जो है वही रहेगी, प्रतिरोधकता नहीं बदलेगी, इसका प्रतिरोध बदल जाएगा। रेजिस्टेंस विल चेंज बट रेजिस्टिविटी विल बी अनचेंज, ठीक है ना। अब रेजिस्टेंस चेंज होता है तो कैसे चेंज होता है, देखिएगा प्रतिरोध के लिए ये रिलेशन होता है R1 बाई R2 इक्वल टू L1 बाई L2 और A2 बाई A1, ये रिलेशन, या इससे हम L1 बाई L2 होल स्क्वायर लगा सकते हैं, या R1 बाई R2 R2 अपॉन R1 होल पावर 4 लिख सकते हैं। ये इतने तरीकों से प्रतिरोध की निर्भरता होती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन लंबाई या क्षेत्रफल चेंज करने से प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देयर विल नो एनी इफेक्ट ऑन द रेजिस्टिविटी व्हेनेवर वी विल चेंज द लेंथ ऑफ द वायर और डायमीटर ऑफ द वायर, यानी लंबाई या मोटाई में परिवर्तन करने से उसकी प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि प्रतिरोधकता जो है पदार्थ की प्रकृति का गुण है, इट इज द नेचर ऑफ दिस सब्सटेंस, ओके। इसी क्रम में हम देखते हैं कि प्रतिरोधकता जिस तरीके से निकली वैसे चालकता होती है, वैद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, यानी सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम मान को चालकता कहते हैं, ठीक है ना। द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रो, और इसका यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। देखिएगा ये था 1 अपॉन, इसका मात्रक था ओम मीटर, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स, मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स, तो इस तरीके से इसका यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी वैद्युत चालकता, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कंडक्टिविटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर रो और सिग्मा, यानी इन सब्सटेंसेस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पदार्थ जो हैं उनको 3 भागों में बांट दिया गया है। सब्सटेंसेस स्प्लिट्स इनटू 3 पार्ट्स। अब ये कौन कौन से हैं, पहले हैं कंडक्टर, चालक बोलते हैं, दूसरे क्या है अचालक, इंसुलेटर, और तीसरे क्या है अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। इन 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो चालक क्या होते हैं, जिनमें धारा प्रवाह संभव होता है, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और कंडक्टर चालक कहलाते हैं। और इनके एग्जाम्पल क्या हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये चालक के उदाहरण हैं। और इनके लिए देखिएगा रो की वैल्यू और सिग्मा की वैल्यू 10⁻² से 10⁻8 ओम मीटर, और सिग्मा की वैल्यू 2 से 8 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स चलती है, ठीक है ना। इसी तरीके से इंसुलेटर, यानी जिनमें धारा प्रवाह संभव नहीं होता, आप ये भी कह सकते हैं कि चालकों में एनर्जी गैप जो होता है वो 0 होता है, ऊर्जा अंतराल 0 होता है। ऐसे इंसुलेटर जो अचालक होते हैं, ये विद्युत धारा का प्रवाह जिनमें संभव नहीं होता, तो सब्सटेंसेस इन विच इलेक्ट्रिक
which doesn't conduct electricity called insulator। यानी ये इनके अगर एग्जाम्पल देखें तो प्लास्टिक, रबर, वुड, लकड़ी, ये अचालकों के उदाहरण हो जाएंगे। इनके लिए रो और सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10⁻11 से लेके 19 तक होती है, और ये हो जाएगी -11 से -19 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और जिनके लिए ऊर्जा अंतराल का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, अधिक होता है, ग्रेटर होता है। और इसी तरीके से सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, अर्धचालक, those substances whose conductivity और resistivity lie between conductor and insulator। यानी ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों और अचालकों के बीच में निर्भर करती है, होती है, वे अर्धचालक कहलाते हैं। इनमें भी बहुत ही लो अमाउंट में करंट का फ्लो होता है, बहुत सूक्ष्म मात्रा में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। फिर इनमें अशुद्धियों का मिश्रण करते हैं, मिक्स्ड विद इम्प्योरिटी, और वो होती हैं पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी, पंच संयोजी और त्रिसंयोजी अशुद्धि। उनको मिश्रित करके इनमें उच्च धारा प्रवाहित कराई जाती है। तो अर्धचालक वो ये हैं, एग्जाम्पल इनके जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये इनके एग्जाम्पल हैं। और इनके लिए रो की वैल्यू 10⁻⁵ से +6 ओम मीटर, और सिग्मा की वैल्यू है 10⁻5 से लेके -6 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है ना। और इनकी जो ऊर्जा अंतराल होती है <3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखिएगा 0 थी, इसमें >3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसमें <3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो इस तरीके से हमने सब्सटेंसेस का क्लासिफिकेशन कर दिया, निर्धारण कर दिया, बंटवारा कर दिया कि ये 3 पार्ट में है, चालक, अचालक और अर्धचालक। और इनके लिए ऊर्जा अंतराल की वैल्यू, उदाहरण, रो एंड सिग्मा, ये सारी बातें हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि रेजिस्टेंस जो है, प्रतिरोध जो होते हैं, दो तरह के होते हैं, वायर बाउंडेड यानी तार आबद्ध, तार आबद्ध होते हैं, एंड कार्बन रजिस्टर होते हैं, कार्बन प्रतिरोध। ठीक है ना। तार आबद्ध जो होते हैं ये क्या होते हैं, जैसे मैग्नीन, निक्रोम, कॉन्स्टेंटन। ठीक है ना। इनके बने होते हैं, ये एलॉय होते हैं, मिश्र धातुएं होती हैं। और जो प्रैक्टिकली इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें इन्हीं के वायर लगाए जाते हैं। ये इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इन पर जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज अप्रॉक्सीमेटली नेग्लिजिबल, यानी ताप का प्रभाव जो होता है लगभग नगण्य होता है। और जब प्रैक्टिकल करते हैं तो इन तारों में जब जॉकी को रगड़ा जाता है तो इनमें ताप बढ़ेगा, और ताप बढ़ने से ये वायर टूट सकते थे। इसलिए ये मिश्र धातुओं के बनाए जाते हैं, एलॉय के बनाए जाते हैं। ओके। तो ये अलॉय के होने की वजह से इन पर ताप का प्रभाव लगभग नगण्य होता है या नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, वायर बाउंडेड जो रजिस्टर्स होते हैं, द रजिस्टर्स विच आर वायर बाउंडेड दैट्स आर prepared by the alloy, and just the name, their name like magnin, nichrome, constantan and etc. So there will no effect or approximately negligible effect of the temperature on the alloy. Due to this, these are prepared by the magnin, these are prepared by the alloy, यानी मिश्र धातुओं के इसी कारण से बनाए जाते हैं क्योंकि इन पर ताप का प्रभाव लगभग नगण्य होता है। कार्बन प्रतिरोधक जो होते हैं ये ज़्यादातर सस्ते पड़ते हैं और इन्हीं का यूज हम अपने दैनिक जीवनों में ज़्यादा करते हैं। ये इस तरीके के होते हैं, ये कलर कोडिंग होती है, 3 इस तरीके से पट्टियाँ पास पास होती हैं और चौथी पट्टी अलग होती है
जो कि टॉलरेंस बताती है। ओके, दक्षता यानी सहता जिसे बोलते हैं, ये बताती है। पहले दो कलर जो होते हैं ये रंग हैं, और दो जो कलर हैं ये मल्टीपल गुणक बताते हैं, अंक निर्धारण करते हैं, डिजिट। और तीसरा कलर जो होता है मल्टीपल होता है, 10 पावर में जो भी होता है उसका निर्धारण करता है 10 पावर। तो आप इसको अभी फिलहाल ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा कार्बन रजिस्टर्स यानी कार्बन प्रतिरोधक हमारे दैनिक जीवन में सस्ते पड़ते हैं और इन्हीं का उपयोग विद्युत परिपथों में किया जाता है। ठीक है, जिनमें 4 रंग होते हैं। पहले 3 रंग की पट्टियाँ पास पास में होती हैं और चौथा रंग दूर होता है जो कि टॉलरेंस या सहता को दर्शाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रतिरोध होते हैं। और इसी क्रम में प्रतिरोधों का जो श्रेणी और समांतर संयोजन है, देखिएगा ये रजिस्टर्स हैं और इनका श्रेणी और समांतर यानी सीरीज, ये है श्रेणी और ये है पैरेलल समांतर संयोजन होता है। तो श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो प्रतिरोध लगातार ऐसे जुड़े होते हैं, R1 R2 R3। तो देखिएगा इन सीरीज श्रेणी में क्या होता है, करंट सेम रहती है, सेम, और पोटेंशियल डिफरेंट रहता है, अलग अलग होता है। सब में से जो है धाराएं तो बराबर होंगी लेकिन विभवांतर जो है सब में अलग अलग होंगे। ठीक है, और इसका फॉर्मूला आ जाता है RS = R1 + R2 + R3 + डॉट डॉट, जितने भी हैं सीधे क्रम में जोड़ते जाते हैं। यानी जब हमें अधिकतम प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो उनको श्रेणी क्रम में अटैच करते हैं। देखिए अब समांतर क्रम में क्या है, प्रतिरोधों को ऊपर नीचे ऐसे अटैच करते हैं, R1 R2 R3 ये, और इनको हमने किसी स्रोत से जोड़ देते हैं। ठीक है ना, और जब ये समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो इनमें सभी प्रतिरोधों में धाराएं अलग अलग होती हैं लेकिन विभवांतर सब में समान रहता है। ध्यान रखना, समांतर क्रम में विभवांतर यानी विभव पतन सभी में समान किंतु धाराएं अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध का फॉर्मूला आ जाता है 1/Rp 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 +, या दो प्रतिरोधों के लिए देखते हैं के लिए फॉर यानी 2 रेजिस्टेंस 1/Rp = 1/R1 + 1/R2, या Rp की डायरेक्ट वैल्यू निकालें तो R1 R2/R1 + R2, इस तरीके से ज्ञात कर लेंगे। और कम से कम यानी लो रेजिस्टेंस अगर हमें सॉल्व करना है तो उनका कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर क्रम में होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर अब कंडीशन कि दो रेजिस्टेंस के लिए ले लें कि अगर R1 और R2 दोनों इक्वल हैं तो सीरीज में कितना हो जाएगा, R + R यानी डबल हो जाएगा, और पैरेलल में कितना हो जाएगा, R1 R2/R1 + R2 यानी R/2। तो अब हम डायरेक्ट याद रखें कि अगर दो इक्वल रेजिस्टेंस हैं, समान प्रतिरोध हैं, ठीक है ना, तो अगर सीरीज में है तो डायरेक्ट डबल हो जाएंगे, पैरेलल में है तो जितना एक रेजिस्टेंस है उसका हाफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी होगी। तो ये कॉम्बिनेशन होगा सीरीज एंड पैरेलल। ठीक।